हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स के आईसीएसई बोर्ड का पेपर डिस्कशन जो कि 2023 में आया था। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये बुक देख सकते हो, वो सवाल की है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस कवर अप किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ पॉइंट चार्ज q एट इट्स सेंटर। मतलब एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास जिसके सेंटर पे एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है, जिसका रेडियस क्या है, r। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from it is 5 if both the charge and the radius of the sphere is doubled. Find the electric flux emanating from the sphere. So first option is your same, दूसरा है 2 टाइम्स ऑफ 5, तीसरा है आपका 4 टाइम्स ऑफ 5 और चौथा है आपका बी आपका है 8 टाइम्स ऑफ 5। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार थॉरली अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि एक हॉलो स्फीयर है जिसके सेंटर पे प्लस क्यू मैग्नीट्यूड प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब किया क्या गया है कि इसके रेडियस को और चार्ज को दोनों को डबल कर दिया गया है। मतलब इसका रेडियस क्या हो गया है, आर हो गया है आपका ट्वाइस ऑफ आर, r dash is equal to twice of r और q dash is your twice of q। तो जैसा कि हम लोग स्टूडेंट जानते हैं, जो आपका फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर कितना आता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q। तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा वो बिल्कुल भी रेडियस पे या उसके डायमेंशन पे या किसी भी तरह के फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि कहा गया है कि चार्ज आपका क्या हो गया है, फाइनल फाइनल फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें, फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो चार्ज की जगह क्या रख देंगे, ट्वाइस ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ q upon epsilon naught is your initial value, that means it would be twice of pi e initial। तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, an electric current I flowing through a metallic wire is gradually increased. The graph of heating power P developed in its versus current। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि एक सर्किट है जिसमें करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया है, तो हीट पावर P में कैसे वेरिएशन होगा करंट से अगर रिलेट करें तो। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ये आपका हो गया I, ये आपका हो गया P की वैल्यू शुरुआत हो गई 0 से। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये I हो गया, ये आपका P हो गया, करंट डिक्रीजिंग है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज योर I and P इज लाइक दिस। यहाँ पे आप देखते हो I। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ को हम लोग जो भी देखते हैं वो कैसे देखते हैं, फॉर्मूले से देखते हैं। तो पहली बात तो पावर का और करंट का क्या रिलेशन है वो आप देख सकते हो, P इज इक्वल टू VI। मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मतलब अगर आप करंट बढ़ाओगे तो पावर भी बढ़ेगा और करंट घटाओगे तो पावर भी घटेगा। दिस ग्राफ shows the inverse relationship। अगर बाई चांस ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लो अगर पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ बनता, और अगर स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होता तो इस तरह से बढ़ता, और अगर डिक्रीजिंग पैरामीटर होता तो ये भी इनवर्सली में होता। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, इसे नोट करें फिर। तो स्टूडेंट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है कि अ सर्कुलर कॉइल हैज अ रेडियस स्मॉल r, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N एंड कैरी द करंट I, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एट इट्स सेंटर इज। मतलब
एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और जिसका रेडियस क्या है आपका, स्मॉल आर। तो पूछ रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी एट दी सेंटर। ऑप्शन आपको दिया है ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन आपको क्या दिया है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, सेकंड ऑप्शन इज योर अल्फा नॉट टाइम्स एन आई अपॉन 2r, third option is your mu naught times ni upon 2r upon 4 pi r. D option is your alpha naught times ni upon 4r. अल्फा, ओ सॉरी, इन्होंने म्यू नॉट को अल्फा कह दिया है, चलिए कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, सर्कुलर रिंग की वजह से आप लोग अगर देखें, मान लीजिए इसका रेडियस r है, मान लो सेंटर से x दूरी पे कोई p पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो आता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई रेडियस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इसके लिए सेंटर पे आने पे ये मान पी पॉइंट यहाँ, तो ये सेंटर पे अगर ये पी पॉइंट आ जाएगा तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा और आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर पावर मल्टीप्लिकेशन में होते तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपका जो बी फाइनली आएगा वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर की पावर 3। देखिए दो पावर यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो फाइनली आपको जो रिजल्ट आएगा एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ये ऑप्शन देख सकते हो, n times mu naught I upon twice of r. B option is your correct. हाँ, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नंबर फोर्थ, तो इसमें स्टूडेंट्स है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद अ सोर्स एट इंफिनिटी। अब देखिए, पहली बात तो वेव फ्रंट के बारे में पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा, तो हम एक रफ आइडिया आप लोगों को दे देते हैं। बेसिकली जो वेव फ्रंट्स होते हैं, वेव फ्रंट्स तो तीन तरह के होते हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट से, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं आपके लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। और प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, जब पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट आ रही होती है, या कह सकते हो। वही पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद अ सोर्स एट इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में आप लोग अच्छे से जानते हो कि कोई भी सोर्स अगर इंफिनिटी पे है तो वहां से आने वाली रेज किस तरह से बिहेव करती हैं, पैरेलल पैरेलल रेज आती हैं। या इसका उल्टा कहें कि इफ रेज आर कमिंग पैरेलल इट मींस दैट द सोर्स इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी। मतलब अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो हमारा सोर्स कहाँ पे रखा होगा, इंफिनिटी पे रखा होगा। तो इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट कहाँ मिलता है, पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट के लिए। पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट का जो है वेव फ्रंट क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो चार ऑप्शन थे, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद। मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद, waves associated with moving particles, waves associated with stationary particles, waves associated with any charge particle, waves associated with electrons only। तो पहली बात तो ये है, पहला ही वाला ऑप्शन है वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मूविंग पार्टिकल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये होता है आपका इक्वी
पोटेंशियल, देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल। ये होते क्या है बेसिकली, आप लोग ये समझिए, जैसे मैं कहूँ एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से r दूरी पे है और एक हम सर्कुलर पाथ बनाते हैं। यहाँ पे मान लो a पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, अगर VA की बात करें, ये आएगा 1/4πε0। चार्ज कितना है और दूरी कितनी है, डिवाइड कर। मान लो हम B पे आते हैं, B पे भी देखो, एज यू आर फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, assuming charge particle at the center of the circle, यहाँ पे भी पोटेंशियल एट B कितना आएगा, ये आएगा 1/4πε0 Q/r, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, चार्ज अभी भी वही है, दूरी भी वही है। मान लो C पे आते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 1/4πε0 Q/r। मान लो यहाँ D पे आते हैं, देखो सबकी दूरी r है, चार्ज तो बदल ही नहीं रहा है, dd कितना आएगा 1/4πε0 Q/r। तो VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, जितने भी पॉइंट इस पूरे सर्कुलर पाथ में लाई करेंगे, जिनकी भी दूरी सेंटर से सेम है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाएंगे, ये सारा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें ये सरफेस की, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो 90 डिग्री में है। अगर हम यहाँ की बात करें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। Equipotential surfaces are always perpendicular to the electric field. Next question. Name the type of nuclear reaction that takes place in the core of the sun. क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। रिएक्शन ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यूक्लियर इन द कोर ऑफ द सन। ठीक है, देखिए सन के कोर में बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये चैप्टर आपके क्लास 12th की फिजिक्स में है, लास्ट में आता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। इसमें होता क्या है, दो तरह की रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, बेसिकली दो तरह के प्रोसेस पढ़ाए जाते हैं। एक तो न्यूक्लियर फिजन, फिजन का जनरल मतलब होता है टूटना, मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है दो छोटे न्यूक्लियस में, जैसे यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है। क्या टूटता है, कैसे टूटता है, क्या बनता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे ये समझे कि न्यूक्लियर फिजन नाम का जो फिनोमिना है, उसे उस रिएक्शन को कहा जाता है जब एक हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, वो अपने से कंपेरेबली छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर, दैट प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियर फिजन। और जब दो छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। तो दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो कि सन में होता है। यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of semiconductor is obtained when a crystal of silicon is doped with trivalent element। तो देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity, foreign impurity to a pure semiconductor in a controlled manner। अंग्रेजी भाषा हो गई, हिंदी में समझिए कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम एक फॉरेन इंप्योरिटी को एक कंट्रोल्ड मैनर में मिक्सअप करते हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज योर डोपिंग। अब ये दो तरह से होती है। देखिए हमारे पास बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो दो हैं जो हम लोग के सिलेबस में है, एक तो जर्मेनियम है, दूसरा है आपका सिलिकॉन। ये दोनों ही होते हैं टेट्रावैलेंट। अब देखिए इम्प्योर जो होता है, क्या कहें आप, यहाँ पे डोपिंग का नाम लिया जा रहा है, डोपिंग का मतलब ही होता है इम्प्योरिटी ऐड करना। एक बनता है पी टाइप, एक बनता है आपका एन टाइप। देखिए पी टाइप पी से क्या है, पॉजिटिव, या कह सकते हो प्रोटॉन, इनको हम लोग सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में होल्स भी कहते हैं। होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। तो ये कब बनेगा, तो होल्स बचेंगे जब हम जर्मेनियम के स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे। तो जर्मेनियम का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ये, मान लीजिए यहाँ पे 4 होल बने हुए हैं, 4 होल होते हैं, टेट्रावैलेंट है ना, 4 प्रोटॉन।
अब यहाँ पे एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एडअप की गई, क्या होगा, एक, तीन लोगों ने जगह घेर लिया, अपने काउंटर पार्ट से मिक्सअप हो गए, ये बच गया रिमेनिंग होल। इस तरह बहुत सारे जर्मेनियम के बिलियन ट्रिलियन एटम्स होंगे जिसमें हर जगह होल बच जाएगा। तो यहाँ पे जो भी करंट हमें ऑब्टेन होगा दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर जिसे बोलते हैं होल्स। तो होल्स क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि what type of semiconductor is obtained when a crystal of silicon is doped with a trivalent element। trivalent element से डोप किया गया तो किस तरह का सेमीकंडक्टर मिलेगा, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, जरा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए तो अब हम लोग करेंगे एग्जैक्टली मैं सीक्वेंस थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 9th क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। कैपेसिटेंस क्या होगा देखिए जरा, एक ये है, ये आपका दिया है, इसको C1 बोला गया है, इसको कहा गया है इट इज ऑफ 50 माइक्रोफैराड्स। दूसरा आपको दिया गया है C2, दिस इज आल्सो ऑफ 50 माइक्रोफैराड्स, ठीक है। और इसके सीरीज में क्या दिया गया है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया और ये आपका C3। इमेजिनरी तौर पे यहाँ हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी से निकलने वाले करंट का पाथ पता करेंगे, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। यहाँ से करंट बढ़ गया, जहाँ पे भी करंट स्प्लिट हो जाए दो पार्ट्स में, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, सिंपली ऐड अप कर दिया जाता है। सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल इज योर C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी हो। और सीरीज के लिए क्या होता है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम दो एलिमेंट है खाली, मान लो अगर दो एलिमेंट है तो सी इक्विवेलेंट क्या आता है सीरीज के लिए, ये आता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दैट मींस याद करने का तरीका एकदम आसान है, प्रोडक्ट अपॉन सम। इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब देखिए यहाँ दोनों पैरेलल में है तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम C डैश, कितना आएगा 100 माइक्रोफैराड, ठीक। अब हम इसको जब सर्किट में रखेंगे, ये हमारा क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू 100 माइक्रोफैराड और यहाँ पे लगा है 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। ये ए है, बी, सी ए बी कहो या सी इक्विवेलेंट कहो तो क्या होगा आपका 100 प्रोडक्ट अपॉन सम होता है ना, मान लो ये आपका, चलो अभी नेमिंग नहीं करते हैं, प्रोडक्ट 100 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 2 कितना आएगा 200 अपॉन 102, ठीक है। थोड़ा सा आप डिवीजन कर सकते हो, ये आएगा ऊपर 100, ये आएगा 51, इट इज इक्विवेलेंट टू 51, 100 अपॉन 51 माइक्रोफैराड। तो देखिए आप लोगों ने कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस सेशन। Calculate the electric potential at point P, which is at a distance of 9 centimeter from a point charge of 50 microcoulombs। एक मान लो ये 50 माइक्रोकूलम तो क्यों कहा गया, उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पी पॉइंट है, वहां पे आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P which is at a distance of 9 centimeter from a point charge of 50 microcoulombs। सॉरी माइक्रोफैराड लिख दिया, ओके। देखिए हमारे पास एक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, क्या होता है, तो क्यू आपको कितना दिया है 50 माइक्रोकूलम्स, तो इसको आप एसआई सिस्टम में करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स हो जाएगा। और आपका डिस्टेंस आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इट वुड बी 9 इंटू 10⁻2 मीटर्स। वैल्यू रखेंगे v इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon naught is your 9 into 10⁻9 into the value of q is your 50 into 10⁻6 and value of r is 9 into 10⁻2। you can cancel out 9 and 9 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कितना आएगा -4, माइनस ये पूरा काट दो, -4 यहाँ कर दो, इट विल बी 50 into 10⁵, 50 into 10⁵5। जैसे आप लोग नोट करना है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन और ये पढ़ाने का तरीका और ये पेपर डिस्कशन का तरीका समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।